नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 11 की एनसीईआरटी की न्यू वाली पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना, पॉलिटिकल की। इसमें अपना आज पढ़ेंगे कौन सा अध्याय, 5वां, विधायिका। इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो फैक्ट है कम है, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो फैक्ट आएंगे तो उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अध्याय 5, विधायिका। परिचय। हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिका कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिका की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। ठीक है, विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या है, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद कार्यपालिका को संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। हमें संसद क्यों चाहिए। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि से अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधि वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडल को विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचना विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है और पिछले इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। ठीक, खुद करें खुद सीखें। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है और फिर उसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। खुद करें खुद सीखें। अच्छा, इन समाचारों पर विचार करें और यह सोचें कि यदि विधायिका न होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही है। 28 फरवरी 2002 केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4,800 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। 11 मार्च 2002 विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। द हिंदू 12 मार्च 2002 है ना। और
4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मागर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणामस्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्तावों को वापस लेना पड़ा। 50 पैसे। हिंदुस्तान टाइम्स 4-5 जून 1998। 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। ठीक। अब है 22 फरवरी 1983। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ। यह समय विवाद का नहीं, वस्तु घाव पर मरहम लगाने का है। बाईस फरवरी 1983। हिंदुस्तान टाइम्स 22 फरवरी 1983। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। संसद में दोनों सदनों की क्या आवश्यकता है? ठीक है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। ठीक है, विधायिका का। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन है। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को भारतीय संसद एक सदन को राज्यसभा, दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। विधायिका में परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों पर या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे संसद में पुनर्विचार हो जाता है। ठीक। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। सही है। उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का महत्व हो सकता है, पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं। पूर्णिमा बनर्जी, संविधान सभा के बाद 30 जुलाई 1949। राज्यसभा है, पेड़ है ये। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत एक तो जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यानी कि 2 तो ऊपर है ना, और 2 ही नीचे है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 4 तो ये होगा, 4 और 3 ऊपर है। एक तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक विधायिका का है? करना ही है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक।
ये अपना प्यारा भारत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे चलते हैं। 30 स्वतंत्र विधायिका वाले प्रांत: आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। अब है राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यानी कि ये कह रहा है, किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक। द्वितीय सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम सदन कौन है? लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अपने ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ठीक, के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधि प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? 1998 12 लाख, लगभग 19.98 करोड़, 19.98.12 लाख, लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। अच्छा, संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। आई समझ में? उत्तर प्रदेश की तो है 31 सीट और सिक्किम की राज्यसभा में है 1 सीट। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक दो वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने? 1/3 कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, न तो 2.5 न 3। आई बात समझ में? 2 वर्ष है तो 2 वर्ष ही है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती, अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते
हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 मनोनीत होते हैं और लोकसभा में तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक। खुद करें खुद सीखें। जर्मनी में द्विसदनात्मकता। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग फेडरल असेंबली और बुंदेसरैट फेडरल काउंसिल। एक मिनट, जर्मनी में कौन सी व्यवस्था है? द्विसदनात्मक अपनी ही है ना। लेकिन जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग और बुंदेसरैट टेक है ना और रेट फेडरल असेंबली फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिली-जुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। दोबारा से देखते हैं। जर्मनी में द्विसदनात्मक। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को, एक तो है बुंदेस्टैग, इसको तो बोलते हैं असेंबली है ना, और बुंदेसरैट इसको बोलते हैं फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिली-जुली प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेसरैट की 69 सीटों बुंदेसरैट की 69 सीटों राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। ये सभी सदस्य समान रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। उनका चुनाव नहीं होता, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपनी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। दोबारा देखते हैं यार। जर्मनी में द्विसदनात्मक। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग है ना, यानी कि फेडरल असेंबली, और बुंदेसरैट फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और इस बॉडी का प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिली-जुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेसरैट की 69 सीटें, बुंदेसरैट ये नीचे वाला है ना काउंसिल, 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। ये सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। उनका चुनाव नहीं होता, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपनी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते। बुंदेसरैट सभी कानून प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को संवृत्ति शक्तियाँ प्राप्त है और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेसरैट द्वारा पारित होने चाहिए। बुंदेसरैट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। वीटो की पावर है भाई। ठीक, ये पढ़ लिया अपन ने। 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। खुद करें खुद सीखें। विभिन्न राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का पता लगाएं।
एक चार्ट बनाकर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा उस राज्य में निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिखाएं। ठीक, अब है लोकसभा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को, विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचित क्षेत्रों में। आई बात समझ में? लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को, विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। 543 जनसंख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दें तो लोकसभा 5 वर्ष पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को मुझे समझ नहीं आता कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिकों को मनोनीत करने का प्रावधान क्यों है। वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ खास योगदान दे पाते हैं? कहाँ पहुँचे, क्या समझें? क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना भारत में राज्यों की स्थिति को सुरक्षित किया है? राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को सुरक्षित किया है। हाँ, सही है। क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए? इससे क्या फायदा या नुकसान होगा? उन्नीस सौ इकहत्तर की जनगणना से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? संसद क्या करती है? विधायिकाओं के क्या कार्य है? संसद क्या करती है? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान है? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? काफ़ी फर्क है और कार्य भी अलग ही है। कानून बना करते संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की सूची बनाएं। कार्य तो एक सही है, लेकिन अधिकार अलग अलग है, शक्तियाँ अलग अलग है। पहली आ रही है ना संसद की विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधायकों को तैयार करने, विधायकों का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। एक मिनट थम जा भाई, बात आ रही है विधायिकाओं का। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही यानी IAS अफसर। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी मंत्रिमंडल विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य किसी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। ठीक, ये तो है विधायी कामकाज। कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम इसको विस्तार से
विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक, विस्तार से अध्ययन करेंगे। वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसने उसे चुना है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिसने उसे चुना है, के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। इस अध्याय में आगे हम इस विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। वित्तीय कार्य, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण। एक मिनट, प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है ना, टैक्स के माध्यम से, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। कार्टून बुझे संसद 3 अप्रैल 1955। संसद एक हाकिम है। यहाँ मंत्रीगण बड़े दीनहीन लग रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की संसद की शक्ति का यह परिणाम है। प्रतिनिधित्व, संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूह के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। आई बात समझ में? इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। बहस का मंच, संवैधानिक कार्य, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान है। कौन सी? संसद की दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक ही विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत से। निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किनके माध्यम से किया जाता है? संसद। न्यायिक कार्य, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक कार्य, बात आ रही है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक आई बात समझ में? दोबारा देख लेते हैं। न्यायिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, संवैधानिक कार्य, फिर बहस का मंच, प्रतिनिधित्व, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, विधायी का कामकाज, संसद क्या करती है। आगे चलते हैं। अब राज्यसभा की शक्तियाँ। ठीक, चल शक्तियाँ पढ़ते हैं। ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधेयक में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें। एक में लोकसभा, दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। लोकसभा के पास ज़्यादा है शक्ति, है ना। ये तो है लोकसभा, ये पावरफुल है, ये है, लेकिन इसके पास कम पावर है। संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। एक तो ये है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है ना। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। सीमित और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समिति और आयोगों का। लोकसभा है ना, ये लोकसभा की शक्तियाँ हैं। अब ये राज्यसभा की शक्तियाँ हैं। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, लेकिन धन विधेयक को रोक नहीं सकती राज्यसभा। कुछ दिन के लिए 14 या 15 दिन रोक सकती है, फिर दोबारा अगर लोकसभा इसके पास भेजती है तो फिर इसको पास करना पड़ता है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। यह है संसद को राज्य सूची। समझ में, जो राज्य के जो क्षेत्र आ रहे हैं, राज्य सूची के जो विषय हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है यह संसद को। ठीक, ये दोनों शक्ति होगी हैं, राज्यसभा लोकसभा। अब है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। चल इसको देखते हैं क्या है। आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों, शक्तियों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। आई बात समझ में? उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्र हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। यही है इसके पास में इम्पोर्टेंट वर्ड क्या भाई। ये बोल रहा है जैसे कि कोई राज्य है, जैसे कि राजस्थान है। अब राजस्थान में जो विधायिका किसी कानून को बनाती है ना, तो उस कानून को कि भाई ये केंद्र संबंधित है या नहीं है। आई समझ में? राज्य सूची के विषय को केंद्र सूची में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ये राज्यसभा कर सकती है। राष्ट्र हित में संघ सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है।
इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही है। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहीं से उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आई बात समझ में? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। क्या आप यानी कि बस वो बोल सकती है, कर कुछ नहीं सकती। यह है बात लोकसभा के प्रति राज्यसभा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ नहीं दी है। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास भी सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान है। तो लोकसभा का खजाने पर नियंत्रण है, इसलिए वह ज़्यादा शक्तिशाली। हाँ, मान सकते हैं बात। संसद कानून कैसे बनाती है? संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार ली गई है। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। ठीक, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं, है ना भाई? जनता की इच्छा। शुरू कहाँ से हो रहा है जब ये? जनता की इच्छा। समिति रिपोर्ट देती है। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है। विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। समिति रिपोर्ट देती है। सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा। विधेयक या तो पारित होता है या रद्द हो जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है। फिर जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये भी हो सकता है। और फिर राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और विधेयक कानून बन जाता है। ये प्रोग्रेस है भाई। आई बात समझ में? ऐसे चल रही है गाड़ी ये, यूँ यूँ यूँ, फिर इससे गई ये इधर इधर, है ना, फिर ये नीचे, है ना, और फिर ये भी हो सकता है, और फिर ये लास्ट चरण है। ठीक, आगे चलते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। अच्छा, मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक
मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मतलब मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। बताइए निजी सदस्यों का विधेयक क्या है? मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है, आइए उसे देखें। विधेयक के विभिन्न प्रकार। ठीक, निजी सदस्यों के विधेयक, सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक, है ना, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, गैर वित्त विधेयक में है ये। ठीक, सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों के विधेयक, वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक। आगे चलते हैं। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। कोई राजनीतिक दल अपनी चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादा से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी इसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। खासतौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का ही समर्थन प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। ठीक, एक बार मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों की वैवाहिक उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा? विधि मंत्रालय। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी होती है। किसकी भागीदारी होती है? महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की। और बनाएगा कौन? विधि मंत्रालय। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन में भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका, इन समितियों में भी सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक, यानी एक से पारित होने पर दूसरे सदन में वही
दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। जैसा आप जानते हैं, किसी विधेयक को लागू होने के लिए उसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया। अच्छा, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, उसकी मना की नहीं चलती, लेकिन वह धन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है 14 दिनों तक। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। सही है, यानी लोकसभा की ज़्यादा पावर है धन विधेयक से संबंधित। तुम विधेयक का समर्थन करना और मैं उसका विरोध करूँगा। ठीक है, बहस नहीं करते हैं, बात को आपसी सहमति सुलझाते हैं। इससे पहले ऊपर देख लेते हैं, कुछ रह गया हो टॉपिक। ये पढ़ लिया है ना, और फिर ये भी पढ़ लिया। ये पढ़ लिया, फिर ये भी पढ़ लिया। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं छोड़ा है। चल आगे चलते हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। ये पढ़ना है अब। अनुच्छेद 109, ये आ चुका है क्वेश्चन। ये जो फैक्ट है ना एनसीईआरटी में, जैसे कि अनुच्छेद 109 है, तो ये आ चुके हैं। अब गाइडों से पढ़ने में और एनसीईआरटी में ये फ़र्क है। मान ली जाए अपन को एग्ज़ाम देनी है, तो एग्ज़ाम में 80% चांस है ये जो एनसीईआरटी की बुकों में जो फैक्ट होते हैं ना, वो आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और गाइडों से पढ़ते तो गाइडों में पूरा संविधान ही दिया रहता है, पूरे अनुच्छेद ही दिए रहते हैं, तो उसमें अपन ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जो आएंगे ही। ठीक भाई, परीक्षा एजेंसी है या फिर सरकार जो परीक्षा लेती है, तो वो ये थोड़ी बोलती है कि तुम वो गाइड पढ़ो वो गाइड पढ़ो, नहीं, वो तो आधार इन्हीं बुकों को बनाती है। तो इन बुकों में जो फैक्ट है वो तो याद होने ही चाहिए, और फिर आप पढ़ना चाहे तो फिर पढ़ सकते हो कोई भी गाइड, उसमें क्या है। लेकिन जो ये फैक्ट है ये तो याद होनी ही चाहिए। यही बात समझ में, क्योंकि इनके आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अनुच्छेद 109, धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया 1, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध विशेष प्रक्रिया 1, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 109 क्या है, यह है कि भाई धन विधेयक संबंध में धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? ठीक, जिस दल या दलों के गठबंधनों को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। ये सही है भाई। विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। अच्छा, कोई किसी से कैसे भी गाड़ी दे बना इसे संभव कार्रवाई के टाइम, लेकिन केस वेस वगैरह नहीं हो सकता। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। अच्छा, ऐसे विशेषाधिकार का उद्देश्य है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है? वह किन साधनों का प्रयोग करती है? क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण संभव है? क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? संसदीय नियंत्रण के साधन। कितना हो रहा है पाठ? ज़्यादा नहीं है। ठीक, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करें? उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद, है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। अब ये पढ़ना है संसदीय नियंत्रण के साधन। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है। बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, बहस और वाद विवाद, इसको देखते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट है। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है।
विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। बहस और वाद विवाद। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका के नियंत्रण पर करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न है। प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन में समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। प्रश्नकाल क्या है? संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि। ये इम्पोर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन आएगा। भाई प्रश्नकाल क्या है? संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। ठीक। शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसी पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है, और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे कि मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचना मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती है। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं, और इसे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं। विधायिका में लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस समिति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो, पर राज्यसभा में न हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती है। अनेक विधेयकों मसलन लोकसभा विधेयक आतंकवाद निरोधी विधेयक 2000 को राज्यसभा ने स्वीकृत कर दिया। अनेक विधेयक मसलन लोकपाल विधेयक और आतंकवाद निरोधक विधेयक स्वीकृत कर दिया। वित्तीय नियंत्रण। जैसे पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है।
संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद की लोकलेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है और संसद की लोकलेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। विश्वास प्रस्ताव। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने यह सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम और काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए नहीं रख सकी। गठबंधन के इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार को होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हो, उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशन के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही है, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। सही है भाई, खुद करें खुद सीखें। दूरदर्शन पर संसद के आंखों देखे प्रसारण को 3 दिन तक लगातार देखिए। यहाँ इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को 3 दिनों तक एकत्रित करें। इससे एक वॉलपेपर पोस्टर पेपर तैयार करें। ऐसा करने में उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन पर बहस हुई है। अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, कैसे प्रश्न पूछे गए, राजनीतिक दलों तथा आपके निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की क्या भूमिका रही, वाद विवाद में उठे मुद्दों की प्रकृति कैसी थी, क्या वे सभी राष्ट्रीय थे या क्षेत्रीय। दोबारा देख लेते हैं। खुद करें खुद सीखें। दूरदर्शन पर संसद के आंखों देखे प्रसारण को 3 दिन तक लगातार देखें। यहाँ इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को 3 दिनों तक एकत्र करें। इससे एक वॉलपेपर पोस्टर तैयार करें। ऐसा करने में उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन पर बहस हुई। अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, कैसे प्रश्न पूछे गए, राजनीतिक दलों तथा आपके निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की क्या भूमिका रही, वाद विवाद में उठे मुद्दों की प्रकृति कैसे थी, क्या वे सभी राष्ट्रीय थे या क्षेत्रीय। संसदीय समितियां क्या करती है। संसद के 50 वर्ष। तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना। बताइए पिछले वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट हुए। सवाल तो शानदार है भाई। सरकार से विरोध दर्ज कराने का एक आम तरीका है सदन से वॉकआउट करना। क्या यह काम जरूरत से ज़्यादा हुआ है।
संसदीय समितियां क्या करती है? विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न भागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियां यह सब कार्य करती है। 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। 1983 से विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। अच्छा, 20 समितियां हैं भाई। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्य, उनके बजट, खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में झटपट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी। संसद ने कानूनी नज़रिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है। जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं, बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं। एन बी गाडगिल, संविधान सभा के बाद विवाद, 18 नवंबर 1949। जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं, बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है। ये कौन है भाई? ये है एन बी गाडगिल। अच्छा, संसद स्वयं कैसे नियंत्रित करती है? संसद स्वयं को। अच्छा, तो कानून बनाने वालों पर भी कुछ कानून लागू होते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुबाहिसे का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी कामों को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। कार्टून बोझे वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं। ठीक, सांसद आउट किए गए हैं। इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, इनके अध्यक्ष ने बाहर निकाला है। क्या ऐसी स्थिति अक्सर आती है? नहीं, ऐसी स्थिति अक्सर नहीं आती। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा।
विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई। 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया, या फिर 52वां संशोधन संबंधित है। या फिर 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985। या फिर 52वां संशोधन किस लिए जाना जाता है? दल बदल निरोधक कानून। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। अच्छा, 85, 52, फिर 91। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है, यानी अध्यक्ष। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की अध्यक्ष सदस्यता समाप्त हो जाती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोध कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की है। लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की है। निष्कर्ष: क्या आपने संसद की कार्यवाही का टेलीविज़न पर आंखों देखा प्रसारण देखा है? आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषा दिखाई देगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों से आते हैं। वे प्राय एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस अध्याय में आपने देखा कि यही सांसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं। प्रभावी ढंग से वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधात्मक है। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिधित्वात्मक हो जाती है। इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यदि संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है, यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। प्रश्नावली जो रहा है ना, उनको देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि नेता अपना दल क्यों बदलते हैं। क्या वे कभी अपनी उस पार्टी में लौटकर आते भी हैं जो उन्होंने छोड़ी थी? उन्नीस सौ 85 है ना, 52वां संशोधन, फिर 91वां। मुझे समझ नहीं आता कि नेता अपना दल क्यों बदलते हैं। क्या वे कभी अपनी उस पार्टी में लौटकर आते भी हैं जो उन्होंने छोड़ी थी? ठीक, वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं। अच्छा, तो कानून बनाने वालों पर भी कुछ कानून लागू होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष पढ़ लिया। प्रश्नावली: आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है तो जनता की भलाई करें, जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें
और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। किसी कक्षा में द्विसदनी प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति या असहमति के कारण बताइए। नेहा ने कहा कि द्विसदनी प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सकता। समा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। ये तो सही बात है समा की। बहुमत वाली सरकार हो जाती है ना तो फिर कोई उद्देश्य नहीं सकता भाई। त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? आई बात समझ में? लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति को लेकर है। यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर देनी चाहिए। दोनों सही है। अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्य में बाधा पैदा करने वालों पर सदस्य को दंडित कर सके। ये भी सही है। तीनों सही है। आरपी यह जानना चाहता था कि अगर मंत्री की अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है। एक मिनट। आरपी यह जानना चाहता है कि अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आप आरिफ को क्या उत्तर देंगे? आरिफ यह जानना चाहता था कि अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आप आरिफ को क्या उत्तर देंगे? आप निम्नलिखित में किस कथन से सबसे ज़्यादा सहमत है? अपने उत्तर का कारण दें। सांसद या विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बढ़ा है। ये तो सही है। दलबद हमेशा स्वार्थ के लिए होता है। इस कारण जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद का आयु कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कह सकते यार हमेशा स्वार्थ के लिए होता है। यही लग रहा है। डॉली और सुदाम में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि मौजूदा वक्त में संसद कितनी कारगर और प्रभावकारी है। डॉली का मानना था कि भारतीय संसद के कामकाज में गिरावट आई है।
यह गिरावट एकदम साफ दिखती है, क्योंकि अब बहसें मुबाही से पर समय कम खर्च होता है। सही है। सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने अथवा वॉकआउट बहिर्गमन करने में ज़्यादा। सुधा का तर्क था कि लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुँह की खाई है, धराशायी हुई है। आप सुधा या डोली के तर्क के पक्ष या विपक्ष में और कौन सा तर्क देंगे? किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार सजाएं। किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। बताएं कि वह अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो क्या होता है? करना पड़ेगा अगर धन विधेयक है तो। अगर कोई और है तो वो जैसे कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करके लंबे समय तक रख सकता है, यानी कोई डिसीजन नहीं लेके विलंबित किया जा सकता है। ठीक, लेकिन इम्पोर्टेंट है, उन पर करना ही पड़ता है। फिर दोबारा वापस आने पर विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ इसे पारित कर दिया जाता है ना। तो एक विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ उसमें यह विधेयक पारित होता है। विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ उसमें यह विधेयक पारित होता है। 1, 2, 3। विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है, प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। नहीं, 3 इसको रख ले, है ना। विधेयक उस समिति के पास भेजा जाता है। समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। क्या बताएं अब इसमें? देख, फर्स्ट तो यही है क्या, है ना। फिर संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। चल, विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। कानून की बात है, जब प्रस्ताव तो पीछे हुए वो जे पहला तो ये आएगा ना। संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। चल, एक ही यार आक ले, दो यार आक ले, है ना। जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। विधि मंत्रालय कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। 1, 2 यार आक ले, है ना। 3 या को राख ले। फिर 4, फिर 5, छोड़ यार। न्यायपालिका, चल देख लेते हैं इसको ना। शून्यकाल, प्रश्नकाल, बहस और वाद विवाद, संसदीय नियंत्रण के साधन, बहस और चर्चा, कानूनों और स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास
प्रस्ताव। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 1 धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। 109 देखिए एरिया है ना, यहाँ से है। देखें, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। फिर मंत्री का अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों में होकर पारित होता है, आइए उसे देखें। विधेयक के विभिन्न प्रकार। जब यहाँ से है, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। आई बात समझ। कोई राजनीतिक दल अपनी चुनावी वायदों को पूरा करने का आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून में सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खासतौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है कि जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। 1 मिनट। उपेक्षा नहीं की जाती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों की वैवाहिक उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करनी है तो उसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा, है ना। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। संसदीय समितियों में विधेयकों पर विचार अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और हो जाएगा, और क्या, ये कानून बन गया।
लोकसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ, प्रतिनिधित्व, बहस मंच, पाँच सौ 1971 की जनगणना से 16 संघीय राज्यों की फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्रांत होते हैं। बुद्ध रेट 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या अनुपात में बांट दी जाती है। बुंदेलखंड फेडरल काउंसिल। राज्यसभा आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। 4 तो नीचे है ना, और 3 ऊपर है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।